नमस्कार, स्वागत है आपके समाचार प्लस के एक खास कार्यक्रम देश के मिजाज में। आज हम जानेंगे कि लोकसभा 2024 का लोकसभा है और लोकसभा में किन किन मुद्दों को लेके किन किन पार्टियां क्या क्या कह रही हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर 2024 का जो लोकसभा होगा उसमें क्या एजेंडा है और किस एजेंडा पे आप वोट करने के लिए जाइएगा। तो हम आइए इन्हीं से बात करते हैं। 2024 का चुनाव होने जा रहा है, क्या एजेंडा लगता है कि इस बार आप उस एजेंडा के तहत चुनाव वोटिंग करने जाइएगा? देखिए, जो आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर हम लोग वोट देने के लिए जाएंगे। तो महंगाई की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और आज के दिन में महंगाई जो चरम सीमा पर है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आम लोगों को प्रभावित कर रहा है। चाहे रसोई गैस की दाम हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे दाल की बात करें, या आम आदमी के जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसकी बात करें। और दूसरी चीज़, युवाओं को रोज़गार जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि आज के युवाओं को जो बात कही गई थी रोज़गार देने की, आज कहीं ना कहीं उस पर आप देखिएगा कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पाया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम लोगों को वोट देने की और आम लोगों को जो है प्रेरित करेगा कि आप महंगाई और युवाओं को रोज़गार, ये बहुत बड़ी समस्या है। मोदी सरकार 400 प्लस की बात करती है। उन्होंने कहा कि 400 प्लस अगर आता है तो संविधान बदलने की बात होगी, क्या कहिएगा आप? संविधान तो रोज बदल दिए रहा है, 400 प्लस रहे चाहे नहीं रहे। संविधान में अगर ज़रूरत पड़ेगा सुधार का तो सुधारना तो चाहिए ही, उसमें 400 प्लस होने का ज़रूरत तो नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, जिस तरह से कांग्रेस है वो बहुत तरह के इस पे इल्ज़ाम लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि उनके खातों को फ्रीज कर दिया, चुनाव में नहीं जाने देना चाह रही है, संविधान बदलने की बात हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष का तो विरोध करने का काम ही है, लेकिन हम इनकम टैक्स एडवोकेट हैं, इसीलिए अच्छी तरह से जान रहे हैं इनकम टैक्स मैटर में कांग्रेस माने गलत आंदोलन कर रही है। उसको नियम से अगर जाना था तो उसको चालान का 20% पेमेंट कर देना था टैक्स का, तो उसका ऐसे ही बैंक अकाउंट रिलीज हो जाता। वो तो ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाए हुए है, वो कोई मुद्दा चलने वाला नहीं है। माने नियम से ही वो माने अकाउंट फ्रीज होने वाला केस था। मतलब कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो बात बोल रही है वो भ्रमित कर रही है? इसके मैटर में मैंने इनकम टैक्स जो अकाउंट उसका फ्रीज किया है उस मैटर में हमको जानकारी है, इसीलिए बता रहे हैं। आप युवा हैं, क्या आपका एजेंडा होगा आने वाले चुनाव में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज रविवार का दिन आप फ्री होकर हम लोगों के बीच आए हैं और हमारा अंदर के विचार को जानना चाहें। चुनाव सामने है, 25 मई को है लोकसभा चुनाव। तो आप हमारा आज देखिए, पूरा विश्व में सबसे युवा जो देश है भारत है। युवाओं को सबसे अधिक संख्या अगर देखा जाए तो भारत में है, लेकिन युवा आज बेरोजगार हैं सबसे ज़्यादा। उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक रही हैं, तो इससे युवाओं में थोड़ा असर पड़ा है। वो भटक रहे हैं, तनाव में हैं, लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सुसाइड लगातार देश में बढ़ता जा रहा है, चाहे कोटा हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे अन्य कॉलेज हो। तो रोज़गार का मुहैया कराया जाए देश में, और थोड़ा महंगाई भी बढ़ा है, महंगाई को भी रोका जाए। आम आदमी आज नीचे स्तर से ऊपर उठने में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो महंगाई को कंट्रोल किया जाए और युवाओं को रोज़गार दिया जाए। नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार है, बहुत सारे वादे किए और सरकार रोज़गार की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप उससे इतर हैं। आप लगता है कि सरकार रोज़गार उतना नहीं मुहैया करा पा रही है जितना कराना चाहिए। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को इस पर बारीकी से ध्यान देकर काम करना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है देश में, युवा क्यों भटक रहे हैं, क्यों तनाव में हैं, आज पलायन किया और क्यों हैं युवाओं को अपने घर में, अपने क्षेत्र में ही उन्हें रोज़गार मुहैया कराने पर ध्यान देना चाहिए। स्वरोजगार के लिए भी सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, तो इन सारी चीज़ों पे क्या कहना है? क्या कहते हैं कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार बहुत सारे स्वरोजगार के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रही है, तो ये मतलब इनफ नहीं है, नहीं लगता है? नहीं, जो बड़े पैमाने पर जो वैकेंसियाँ निकलनी चाहिए, जिस पर सरकार का फोकस था, उस पर कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है।
आपका रोजगार यहाँ वैकेंसी नहीं आ पाया है। और जो छोटी छोटी रोजगार की बात करते हैं, छोटा छोटा जो लघु उद्योग को तो आपको प्रोत्साहन देना होगा। आप जो है बड़े कंपनियों को आप जो है आप बड़े जो है जो उद्योगपति है उसको आप पैसा दे देते हैं, वो लेकर भाग जाते हैं, और छोटे कंपनियां जो है छोटे जो लघु उद्योग है वो बर्बाद हो रहे हैं। आपको छोटे उद्योगों को जो हमारे ग्रामीण स्तर पर जो है पत्तल उद्योग है, दाल उद्योग है, कागज़ का ठोंगा जो बनाने वाले हैं, इसको आप प्रेरित कीजिए, छोटे छोटे उद्योग को प्रेरित कीजिए, ताकि आम ग्रामीण उससे जो है रोजगार अर्जित कर सके। ना कि जो है आप नीरव मोदी और इसको जिसको तिसको जो है आप जो है धनाढ़ लोगों को आप पैसा बांट दे रहे हैं, उनको बिना कोई कागज़ पत्र देखे लोन दे रहे हैं, और आम लोगों को जो है आप लोन लेने के लिए 10 तरह के कागज़ पर आपको 100 जगह सही कराना पड़ता है। ये गलत है। तो बहुत सारे गलत हैं। हाँ बताइए क्या बोलना मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ, जैसे कि अपने सेंट्रल लेवल पे, भारत लेवल पे या हो राज्य स्तर पे हो, कि देखिए आज एक चपरासी या प्यून का भी नौकरी करना होता है तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन देश चलाने के लिए लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें किसी प्रकार का शिक्षा का स्तर नहीं देखा जाता है, ना कोई परीक्षा प्रणाली होती है। डायरेक्ट किसी भी स्तर का आदमी को उठा दिया जाता है और उनको ऊपर मंडल पर पहुँचा दिया जाता है सरकार चलाने के लिए। तो ये सरासर गलत है। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इस पर भी एक परीक्षा होना चाहिए, उनका योग्यता को मापना चाहिए। इसमें ना उम्र की कोई प्रावधान है, ना ही कोई उनका पढ़ाई लिखाई का प्रावधान। का मानना है कि जो नेता हो उनका भी कुछ मापदंड हो, एक तय होना चाहिए। जी आप क्या कहिएगा, इन्होंने जो बात कहा कि नेताओं का एक मापदंड होना चाहिए? देखिए मापदंड तो हर जगह होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में सरकार का जो पॉलिसी है बिल्कुल जनता के हित में है, जनता के पक्ष में है, और आम आवाम पूरा खुश है वर्तमान सरकार से। चाहे सुरक्षा का मामला हो, या जो है जनधन का मामला हो, या उज्ज्वला का मामला हो, आयुष्मान का मामला हो, इस सारे जो केंद्र सरकार योजना है उससे आम जनता जो है खुश है। और यही वजह है कि पूरी तरह से जो है जनता आज जो है वर्तमान सरकार के साथ है। मतलब आपका कहना है कि 400 प्लस की जो गारंटी सरकार बोल रही है, मोदी सरकार, उस पर कहीं ना कहीं वो खरी उतरती दिख रही है? बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने 10 वर्षों में कार्य करके दिखलाया है, माताओं के लिए जो किया है, बहनों के लिए जो काम किया है, चाहे शौचालय की मामला हो, जल नल का मामला हो, उज्ज्वला का मामला हो, या 3 तलाक का मामला हो, या आयुष्मान का मामला हो, इस सारे बिंदु पर जो है सरकार का खरा उतरने से आम जनता में एक विश्वास बढ़ा है, और आम जनता पूरी तरह से वर्तमान सरकार के साथ है। ये तो रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सरकार की क्या सोच है, उनकी क्या रणनीति है। आप कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की जो अभी सरकार है उसकी उपलब्धियों को? देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो अभी चल रही है। क्लाइमेट चेंज उसमें एक बहुत बड़ा इशू है। COP28 अभी हाल ही में ख़त्म हुआ दुबई में, जहाँ पे आप देखेंगे सारे देश, जितने भी दुनिया का देश है, वो इस पर काफ़ी गंभीर हैं। क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा है जिसको आप लेके लद्दाख में आप सोनम वांगचुक का आप नाम देख रहे होंगे, उन्हें 21 दिन से क्लाइमेट फास्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिस पे हमें देश की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है इस पर फोकस होना चाहिए, बिकॉज सब जितने भी मैनिफेस्टो हैं उसमें ये चीज़ नहीं आ रही अभी तक। ये एक बड़ा मुद्दा है जो हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, आपका रोजगार को इम्पैक्ट करता है, आपका स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करता है, आपके घर घर को इम्पैक्ट करता है। जैसे आप देखिए मौसम हर जगह बदल रहा है, एग्रीकल्चर इतना इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों की आय घट रही है। तो क्लाइमेट चेंज का एक मुद्दा सेंट्रल मैनिफेस्टो में होना चाहिए। हम कैसे इसको डिकार्बनाइजेशन पे जाएंगे, नेट जीरो पे जाएंगे, हमारा भी नया जो कार्बन पॉलिसी है वो कैसा रहेगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहे हैं, उसका क्या पॉलिसी होगा, हम कैसे कार्बन को शहरों में खासकर कैसे कम कर पाएंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा है, बिकॉज भारत एक ऐसा जनसंख्या वाला देश है, अगर ये जब तक अपना कार्बन इमिशन कम नहीं करेगा पूरा दुनिया का कार्बन इमिशन कम नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि कुछ ठोस कदम उठाए विश्व स्तर पे। जो हमारा एक गाइडलाइन है, जो हमारा एक पॉलिसी है, जो UN ने और बाकी राष्ट्रमंडल देशों ने जो मिलकर बनाया है, उस पर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा होगा आने वाले समय के लिए। सरकार तो अपनी ओर से बहुत सारी चीज़ों को इस पे तैयारी कर रही है। आप एक आम आदमी है, उस आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए इस पे? और देखिए सरकार बहुत सारी तैयारियां कर रही है, जैसे कार्बन पॉलिसी है, डिकार्बनाइजेशन एक पूरा ग्लोबल स्तर पे है, NDC करके आपने सुना होगा, नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन। इसमें सरकार ने अपने जो मुख्य मुद्दे हैं, जो कार्बन कैसे कम किया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे सेव किया जाए, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को चिन्हित किया है, जिसमें आपका सोलर और
बाकी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर लिखा हुआ है कि हम 500 मेगावाट तक जाएंगे, उसको और बढ़ाएंगे। इस पे हमारा रणनीति होना चाहिए कि हम कैसे लेके जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी में सिर्फ सोलर ही नहीं है, विंड पावर है, हाइड्रोजन है और अन्य अदर चीज़ें भी हैं जिस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। जो थर्मल पावर की कैपेसिटी है, कोल को हम लोग रिड्यूस करना है, फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना है। इस सारी स्ट्रेटजी को हमको लेके आना होगा अगले 5 साल में, सो दैट कि हमारा जो टारगेट है ग्लोबल लेवल पे, जो एनडीसी में हम लोगों ने कमिट किया एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हम लोग फुलफिल कर पाए। एक बहुत बड़ा समस्या है कि देश में जब भी चुनाव आता है तो नेताओं का दल बदल होता है। कभी आप जिसको बीजेपी में देखे होंगे वो कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, जो कभी कांग्रेस में वो बीजेपी में, चाहे अन्य दल में चले जाए। ये सारी चीज़ों को आप लोग मतलब आपके मतलब आपके ऊपर क्या प्रभाव देता है ये सारी चीज़? ये बड़ी दुखद बात है कि दल बदल की जो पॉलिसी है, इसे ये कठोर से कठोर नियम इस पर बनना चाहिए। ठीक है, चुनाव पूर्व आप जो भी जहां जाना है चल जाइए, लेकिन चुनाव जीतने के तुरंत बाद जो है पद की लोभ में जो लोग चले जाते हैं, वैसे लोगों को तो एकदम उनकी सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। सिर्फ पद पाने के लिए और पैसा पाने के लिए वो दल बदल, ये एकदम गलत है और लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ है। नहीं, मैं दल बदल की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि चुनाव के पूर्व जिसको आप मतलब बीजेपी में देखे होंगे, अब आने वाले चुनाव में देखिए उसे कांग्रेस के वो कैंडिडेट हो गए। ये सारी चीज़ों को मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो जनता को भी सोचना होगा कि जो लोग आज दल बदल कर रहे हैं, आज टिकट लेने के लिए इस दल से उस दल में जा रहे हैं और उस दल से इस दल में आ रहे हैं, तो वैसे लोगों को तो जो है वो रंग भेद को उनको रंगिया भेड़िया बोलना चाहिए। उनको वैसे लोगों को तो वोट देना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को वोट नहीं चलना चाहिए। आप चुनाव वर्ष है 2024, क्या मुद्दे रहेंगे आप जाके जब आप वोट करने जाइएगा? तो मुद्दा तो यही है कि देखिए, जो भी आदमी चुनाव में, चाहे वो एमपी का हो या एमएलए का हो, अभी तो एमपी का चुनाव हो रहा है, तो जो भी एमपी के चुनाव में पहले से एमपी बन के जीत कर आए हैं, 5 साल उनको मौका मिलता है काम करने के लिए। जो अपने क्षेत्र में काम किए होंगे जो अपने क्षेत्र में काम किए होंगे, वो आदमी को तो अपने पार्टी टिकट देती है और उसको जीतने में सहूलियत होती है। कि जो आदमी सिर्फ जीत कर और अपना पेट भरता हो और पब्लिक के काम से मतलब नहीं रखता है, वो आदमी को टिकट मिलता है और न दोबारा जीतने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए वैसे लोग जो जनता का काम नहीं करें जीतने के बाद, वैसे लोगों को राजनीति में पोस्ट लेकर खड़ा नहीं होना चाहिए और पब्लिक के साथ जो है धोखा नहीं देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जो भी यहाँ पे नेता एमपी चुन के जाते हैं तो अपने जो संसदीय क्षेत्र है उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, कुछ वैसा ही पॉलिश वे में काम कर देते हैं कि बस चमक धमक दिखता है, ग्राउंड स्तर पे कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता है जिससे रोजगार का मुहैया हो, चाहे सृजन हो रोजगार का? एमपी के हाथ में तो जो है देखिए रोजगार का देने का पावर नहीं रहता है। ये तो सरकार पद पोस्ट निकालती है, जिसके वजह से पद के जो सरकार निकालती है उस पोस्ट पर जो है बहाली होती है। ऐसे सांसद चाहे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनी अगर क्षेत्र में कहीं पर काम कर रहा हो, फैक्ट्री लगाया हो, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाने का जो है अपने कारोबार को बढ़ा कर रखा है, वैसे जगह काम और रोजगार दिलाने के लिए सांसद काफ़ी सफिशिएंट रहते हैं, लेकिन वो करते वैसे नहीं हैं। अच्छा, हाँ, तो वो काम करते नहीं हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पे? रोजगार पर कह रहे हैं, एमपी की ही तो दायित्व है कि केंद्र में वो जो है पार्लियामेंट पे वो नियम बनाए कि भाई आपके यहाँ, जैसे आज हमारे यहाँ एम्स आया, देवघर में आया, रांची में यदि बनता तो हज़ारों लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलती। आईआईएम है और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज है, जो बहुत सारे जो है कल्याण का बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको आप धरातल पर ला सकते हो और आप संसद में बैठकर आप नियम आप बना सकते हैं, आप यहाँ पे धरातल पर उतार सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मुहैया हो सकता है। तो ये एमपी की ही ज़्यादा जिम्मेवारी है। देखिए, जहाँ तक एम्स की बात है तो एम्स इसलिए देवघर में बनाया गया कि रिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भार ना पड़े। पार्ट वाइज अगर बढ़े, मतलब मरीज़ अगर बटेंगे तो कहीं ना कहीं उस एरिया में भी लाभ होगा और यहाँ पे भी पोटेंशियल कुछ कम होगा मरीजों का।
तो ये तो सरकार की एक अच्छी सोच है, लेकिन हाँ, एक बहुत सारे रोजगार के लिए और भी सृजन के जो हॉस्पिटल हैं यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन आपका मानना है कि सरकार को इस पे और भी सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि जो 400 पार का नारा है इस बार बीजेपी का, वो कहीं पे फुलफिल करती हुई दिखाई देती है? फुलफिल तो मोदी जी का जिस तरह काम है, काम में कोई त्रुटि नहीं है, कर्मठ हैं, युवाओं के सोच के साथ चल रहे हैं, काम भी अच्छा है, तो ओबियसली जीत तय है। मेरी जो उम्मीदें हैं, शुभकामनाएं हैं, जितना तय है काम है, उनका जो काम करने का तरीका है सबसे अलग है। अभी तक मैंने जितनी सरकारें देखी हैं, जितने प्रधानमंत्री देखे, उनसे हटके है, सोच अलग है। एक निम्न स्तर के लोगों के साथ जुड़ना और उनको ऊपर लेके जाना भी उनका देखा मैंने सोच, तो उम्मीद है वो जीतेंगे ही। उम्मीद है वो जीतेंगे ही। आप क्या कहते हैं कि मतलब जो 400 प्लस का है, चाहे मोदी की गारंटी की जो बात होती है देश में, वो कहाँ तक सही लगता है? देखिए, मोदी की गारंटी सिर्फ कहावत नहीं है, मोदी ने गारंटी को साबित करके दिखलाया है। चाहे 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, या राम जन्म जो है मंदिर पर निर्माण का मामला हो, उन्होंने साबित करके दिखलाया है। रहा बात रोजगार का, उन्होंने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, उसके बाद है कई जो है 70-75 योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार देने के काम किया है। रोजगार के मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि आज हमारी जनसंख्या जो है अरबों में पहुंच गया है, तो हम सभी लोगों को सरकारी सेक्टरों में नहीं ला सकते हैं। इसीलिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से भी जो है लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को वहाँ पर रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है, लोग आए और वहाँ पर रोजगार करें। ये सरकार पूरी तरह से जो है अपनी गारंटी पर खरा उतरेगी और लोगों का उम्मीद है, और उसी उम्मीद के तहत जो है लोग आज वर्तमान सरकार के साथ हैं। तो उम्मीद लोगों की बहुत सारी चीज़ है, लेकिन अभी एक समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें किन मुद्दों को लेके आम आदमी बूथ तक जाएगा और किन एजेंडा पे अपना मतदान करेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। 2024 का चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों को लेके आप जाइएगा बूथ पे और मतदान कीजिएगा? देखिए, मुद्दा तो आज के डेट में सबसे बड़ी बात है महंगाई की। महंगाई जिस चरम पे जा रही है उसकी कोई सीमा नहीं है। और आज की जिस जनरेशन की जो झारखंड में आए दिन देखते हैं, ये एग्ज़ाम हो रही है, वो एग्ज़ाम हो रही है, तुरंत कैंसिल हो जा रही है। कहाँ पे क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। युवाओं के प्रति लोगों के कोई मैंने जो बोला जाता है ना, रास्ता दिखाया जाए, बोला जाए, मैंने युवा के प्रति कोई मैंने देखने मैंने लोग पढ़े लिखे हैं, कोई कुछ काम कर रहे हैं, कोई कुछ। मैंने आज के डेट में लगता है कि पढ़ना लिखना भी एक बेवकूफ़ी है। इससे बड़े अगर वही काम करना तो क्यों लोग पढ़े लिखे लिए अच्छी डिग्रियां पढ़े हैं लोगों के पास, न लेडीज़ के प्रति न जेंट्स को, जो इतने भी युवा लोग पढ़ रहे हैं, ये लोग में ज़्यादा प्रति होने चाहिए। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आदमी की इनकम बढ़ी हुई नहीं है, वहाँ महंगाई बहुत जुड़े। कुछ जो चीज़ हम लोगों को 10 दिन पहले जो 1 रुपये में आती थी या कुछ सस्ते में, आज वो चीज़ के दाम डबल हो गए हैं। और इस मुद्दे में क्या लोग सबसे बड़े महंगाई पे कंट्रोल हो तो धीरे धीरे सब चीज़ में कंट्रोल हो। आपको नहीं लगता कि महंगाई पे कोई बात करना नहीं चाहता है? वो चाहे सत्ताधारी पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, वो बस जो भी बात करता है वो आईवास की तरह एक बात करने की कोशिश करता है। आज के डेट में आप किसको बोले, पॉलिटिशियन, आपके चुनावी का माहौल अभी चालू हुआ है। अभी सारे नेता कार्यकर्ता सारे दिखेंगे। जब ये चीज़ क्रॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो लोग अपने जो मुद्दा पे होते वो चीज़ सारा बंद कर देते हैं। आज देखिए आए दिन क्या हो रहा है। जब यहाँ जेएमएम की गवर्नमेंट बनी थी तो हेमंत जी ने बोला था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो युवाओं को नहीं है बेरोजगारी भत्ता लिमिटेशन। आज के डेट किन्हीं को मिला है? आपको बताओ, किन्हीं को मिला है? नहीं मिला। और आज के डेट में तो जो अभी एज 50 साल के एज में किसी को पेंशन मिलना चाहिए, ये बताइए। माने आप लोगों को 50 साल में ही सीनियर सिटीजन बना दे रहे हो, क्या ये मुद्दा? माने आप लोगों को इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे रहे हो, लोगों को उस मजबूर काम करे ही नहीं। आज के डेट में आप लेबर ढूंढने जाते हो, लेबर मिलता है? जुलूस में लेबर जाते हैं, 500 जो लेबर को आप एक काम कराओगे वो लेबर काम नहीं करते, 500 रुपये में जुलूस में जाते हैं। हर पॉलिटिक्स वाले अपना मुद्दा बनाते हैं कि अरे हम लोगों ने लोगों का इतना हुजूम है हमारा। वो हुजूम आपकी नहीं है,
और आप यहाँ पे जो बैठे रहते हैं ना रेजा कुल्ली, वो लोग की हुजूम है आपकी। आप 500 रुपये पैसा देकर वो लोग के लिए, वो मजबूरी क्या करेंगे, काम करना है, घर चलाना है, तो वो वहाँ काम करे चाहे यहाँ काम करे, वहाँ पे खाना पीना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, अपना दिन भर में आज में आ जा रहे हैं, ये सब थोड़ी है। आपका मानना है कि जो फ्री में सरकार चीज़ों को लेके आ रही है वो कहीं ना कहीं गलत है? सच में ये एक तरह से अगर देखा जाए तो गलत मानना है लोगों का। हम इस मुद्दे पे और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या, देश में जो फ्री का राशन बंटना या फिर फ्री का बहुत सारी चीज़ों को जो सत्ताधारी पक्ष है या फिर राज्य की सरकार है वो चीज़ों को लेके आ रही है, वो उसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये जो फ्री का है ये तो सरकार सबको फ्री में दे के पंगु बना रही है। बेरोजगार को और जो युवा है उसको फ्री में दे के, या फिर जो गांव में रहते हैं उनको फ्री में राशन देना, गैस सिलेंडर देना। उससे क्या होता है कि उनको काम करने का ये नहीं रहता है, दिन भर अपने घर पे रहते हैं और काम का वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपको हर एक जगह देखिएगा लेबर की कमी है। बहुत जगह सब क्या है तो बांग्लादेश से आ रहे हैं यहाँ काम करने के लिए। दिल्ली में देखिए कि पूरा बांग्लादेशी भरे हुए हैं। और सरकार का ये है कि भाई आपको विपक्ष का ख़त्म कर देना है, उसका कोई वो नहीं है। जितना विपक्ष है कहीं भी देख लीजिए कि सब गवर्नमेंट, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहता है कि उस स्टेट का गवर्नमेंट बीजेपी का ही हो जाए। अरे कोई नहीं, सबको चलना चाहिए। लोकतंत्र है, जिसको प्रजा चुन रही है, जिसको लोग चुन रहे हैं, उसको उसका गवर्नमेंट 5 साल तक चलने दीजिए। उसको कोई केस में फंसा के अंदर कर दीजिएगा। आप देखिए बीजेपी का भी कितना लीडर है जिस पर केस हुआ, जो सो सब गए, मान दूसरे पार्टी में थे, बीजेपी में आए, सारे सबका केस खत्म हो गए। हाँ, वो तो डेली टीवी में आ रहा है, आप ही लोगों के चैनल में आ रहा है कि ये देखिए इनका ये शारदा घोटाला था, ये आए, ये ख़त्म हो गया। अजीत पवार का पानी वाला घोटाला था, वो आए, वो ख़त्म हो गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। पब्लिक देख रही है, इसका जवाब तो वो देगी वोट से आपको। मतलब आपका मानना है कि बीजेपी एक, जिसको मतलब विपक्षी कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है, कि जो वहाँ जाता है वो साफ हो जाता है, उसके सारे पाप और जो भी करप्शन है वो खत्म हो जाता है। ये चीज़ होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पब्लिक देख रहे हैं, वो सब इनका जवाब देंगे बैलेट में कि हाँ भाई आप इतना गलत कर रहे हैं, इसका सारा जवाब होना चाहिए। और खाली मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक समय फिर से ब्रेक का आ गया है। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं और फिर और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वॉशिंग मशीन का फंडा आया है वो क्या है। क्या सच में बीजेपी के पास ऐसी कोई वॉशिंग मशीन है जिसके में जो भी लोग आते हैं वो करप्ट हो, चाहे उनके ऊपर कोई मतलब विपक्ष में रहते हुए उनके ऊपर कोई अगर दाग है, वो सत्ताधारी पक्ष में आते हैं तो क्या दाग धुल जाते हैं? ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के पद में रहने वाले पदाधिकारी, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, जेल नहीं गए हैं या उन पर अगर आरोप गठित होता है तो उन पर सज़ा नहीं होती है। ये कहने की बात है कि नहीं सत्ता पार्टी में है तो इनको एक्शन नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अगर मर्डर कोई करेगा, वो सत्ताधारी में हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब पर 302 का दफ़ा लगता है। ये है प्रधानमंत्री। आज भारतवर्ष को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो आज तक कभी नहीं मिला था। ये गरीब की आवाज़ को जो है वहाँ तक गए हैं। और आज जो फ्री राशन मिल रहा है, वो फ्री राशन कोई काम करने वाला धनाढ़ लोगों को नहीं मिल रहा है। फ्री राशन जो मिल रहा है वो गरीब लोगों को। प्रधानमंत्री की योजना है कि गरीबी दूर करेंगे और गरीब को सामान्य श्रेणी में लाकर छोड़ेंगे, इसलिए ये फ्री राशन मिल रहा है। दूसरा चीज़ की औरतों को गैस का कनेक्शन दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने। शौचालय दिया, जो आज कांड होता था, औरतें महिलाएं जो शौचालय में शौच करने जाती थी रोड के किनारे या खेत में, आए दिन जो कोई घटना होती थी उसका सुरक्षा आज प्रधानमंत्री की वजह से मिला है। घर घर में जो है शौचालय की सुविधा प्रदान की गई है, आवास की सुविधा प्रदान की गई है। उसके बाद से जो कभी भी प्रधानमंत्री, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री पूरे आम लोगों के बीच में ये इतना बड़ा कांड हुआ, ये रोग वाला जो दवा फ्री में बंटवा दिया उन्होंने, हैं कोरोना का जो दवा फ्री में बंटवा दिया प्रधानमंत्री ने। दूसरी बात
कि जो है आवास मिल रहा है, गैस मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है। 370 दफ़ा हो गया। कश्मीर का माहौल उन्होंने बदल दिया। भारतवर्ष का मतलब पूरे देश में बहुत ऊंचा स्थान में जो है भारत को मिल गया। ये पहला प्रधानमंत्री हैं जो मतलब गरीब से लेके और ऊपर तक के लोगों के बारे में सोच करते हैं और इम्प्लीमेंट कराते हैं। ऐसा नहीं कि देखिए उन्होंने राम मंदिर 500 पुराना मुद्दा था, राम मंदिर में जो है निर्माण करा के उद्घाटन भी करा दिया उन्होंने। कोई भी कहीं का पुल का बम्बे में जो बहुत बड़ा पुल बना है वो उन्होंने शिलान्यास किया था और उद्घाटन भी कर दिया। मतलब आपका कहना है कि ये सरकार टाइम बॉन्ड पे काम करती है कि जो एक समय निर्धारित है, पहले जो शिलान्यास इस सरकार में होता था और किसी दूसरे सरकार में जाके उसका उद्घाटन होता था, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास जरूर बना है कि वो एक टाइम बॉन्ड, एक टाइम लिमिट में काम कर रही है। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और लोग इस मुद्दे पे क्या कहते हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं और क्या किन मुद्दे पे लोग बूथ तक जाएंगे वोट देने के लिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है, कैसे देखते हैं किन मुद्दों को लेके आप बूथ में जाइएगा इस बार नए जो भी सांसद का चुनाव होगा उसके लिए? हम देखना चाहते हैं जैसे कि अगर मान चलिए रांची में ही है तो जो ग्रामीण क्षेत्र जो रांची में आते हैं ना उसमें बेसिकली ध्यान दिया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी में तो विकास हो रहा है अलग बात है, लेकिन ग्रामीण का भी उस पर देखना चाहिए और उस पर भी काम होना चाहिए। मेन विषय ये होना चाहिए। और दूसरा विषय है शिक्षा को लेकर के कि शिक्षा में जो भी धांधली हो रहा है या फिर कहा जाए एक तरह से मनगढ़ंत बात बताई जा रही है, जैसे JPSC में कि पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, किसी में हो रहा है किसी में नहीं हो रहा है, या फिर JSSC में पेपर लीक हो गया है, एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया। हम विद्यार्थी हम भी थे, एग्ज़ाम देने मुझे भी जाना था, लेकिन हम एग्ज़ाम देने पाए क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, दे नहीं पाए। मेन शिक्षा है, करप्शन है, ग्रामीण विकास है, ग्रामीण को ध्यान देना चाहिए। मोदी जी हमेशा कहते आए हैं कि ग्रामीण को लेकर के पीछे अगर गांव विकास होगा तो शहर विकास होते रहेगा, अगर ग्रामीण विकसित रहेगा शहर विकास होते ही रहेगा। बस मेरा विशेष मुद्दा मेरे लिए गांव का विकास होगा तो शहर भी आगे बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं? ग्रामीण लोगों पर योजनाओं तो बहुत सारी योजनाएं अभी सरकार दे रही है, पर ग्रामीण लोग को उसका जानकारी नहीं है, इसलिए उन लोगों तक इसकी जानकारी नहीं है, योजना का लाभ वो लोग नहीं उठा पा रहे हैं। और यही बात है। और इस बार का चुनाव जो है हम लोग रोजगार और शिक्षा को देखते हुए अपना मत देंगे, क्योंकि हम लोग एक युवा है और युवा ही देश का भविष्य है। तो हम लोग आगे अपना प्रयास करेंगे कि एक ऐसा सरकार, मजबूत सरकार बनाए जो युवाओं को रोजगार दे और भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है हम लोग को आगे। तो मुद्दे बहुत सारे हैं कि उन सारी चीज़ों को लेके लोगों का कहना है कि जब युवा आगे बढ़ेगा तब देश आगे बढ़ेगा। हमारे साथ एक युवा और हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या आपका एजेंडा रहेगा जब आप मतदान करने जाइएगा? तो देखिए, सबसे बड़ा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अभी हैं फिलहाल, वो उनका जैसा तो कोई प्रधानमंत्री ही नहीं देखे थे। जो कि सबसे बड़ा कीमती चीज़ था राम मंदिर और दूसरा था 370, ये दोनों हट गया। और हमारा मेन एक ही मकसद है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे सरकार, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको सरकार से। यही उम्मीद से हम वोट करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे पे लोगों ने अपनी राय रखी है। मतदाता जब मतदान करने के लिए बूथ तक जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को लेके उनके विज़न होगा मतदान करने के लिए। देखना है कि जो आने वाले चुनाव है इस पे इन मतदाताओं का जो राय है वो कहां तक खरा उतरता है। कैमरा पर्सन नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।